जिनके घरों में मौत हुई है, जिनके परिजन चले गए, जो उनको अंतिम विदाई नहीं दे सके। आपने क्या कमी करी, हमने क्या कमी करी, उस पे तो तीसरी वेव भी आ जाएगी। कृपा करके अगली वेव की तैयारी की हम बात करें। I thank you very much, sir. Thank you. माननीय आनंद शर्मा जी। Honorable Deputy Chairman, sir, this is a discussion which the country has been looking forward to and waiting for. After the painful experiences of this country, our people, the sufferings that tens of millions of Indians have faced, it's true that a pandemic is always global. A pandemic is not local. We all understand that. And we also understand how important the steps that have been taken. But at the same time, I would like to say, sir, that this discussion, when has intensity, this discussion also must have compassion. This discussion, I would have expected, would raise the level and become truly a bipartisan debate which the people of the country will celebrate and feel reassured that it is not you and me, it is India together which is talking. Unfortunately, I didn't see that. I am a senior member of this House. I've been around for long. I've been in the government and I've been in the opposition. Therefore, I would like to answer that when we have such debates, we must honestly look at the facts. We must not quarrel over numbers. We must not get into hair splitting that I did this and you did that. We are very proud as a nation of our scientists, of our doctors, of our paramedics. All Indians are. We are proud of our epidemiologists and scientists, our vaccine manufacturers. And let me put the record straight. India has not been recognized today for its vaccine manufacturing ability. In 1990s, India became the largest vaccine manufacturer of the world. It took decades and decades after independence. Which year did Serum Institute come up? It was in the decade of the 1960s. When was the first vaccine institute established? So let's not say the governments have a duty. Whether it was Jawaharlal Nehru or whether it is Shri Narendra Modi today, all governments have a job. No government in independent India faced a pandemic. That is the truth. Because the last pandemic was 1918. उसके बाद तो अभी आया. महामारी है, संक्रमण है. उससे हमको अनुभव भी हुआ है, कष्ट भी हुआ है. उस अनुभव के आधार पर हमको अपनी चर्चा आगे बढ़ानी चाहिए. ये सही माने में जो दूसरी वेव आई है वो बड़ी सख्त थी. मैं ये नहीं कहूंगा अप्रत्याशित थी. ये आग की तरह फैली, महानगरों में नहीं कस्बों में भी गांव-गांव चली गई. वो दृश्य हमने देखे, हृदय विदारक थे. उसे हम इनकार नहीं कर सकते. जिनके घरों में मौत हुई है, जिनके परिजन चले गए, जो उनको अंतिम विदाई नहीं दे सके, जहां शमशान घाटों में जगह नहीं मिली, कब्रिस्तानों में जगह नहीं थी, पूरा देश जानता है. ये किसी को दोषारोपण की बात नहीं है. ये त्रासदी थी और विश्व के दूसरे हिस्सों में भी आई. और आज भी तीसरी वेव चल रही है अफ्रीका के अंदर, यूरोप के अंदर. और हम घबराए हुए हैं देश के रूप में कि हमारे यहां भी आएगी. मेरा मंत्री महोदय आपसे निवेदन है यहां पे कि कभी हमारे यहां कहा जाता है अक्टूबर में आएगी, कभी कहा जाता है कि अगस्त आखिर में आएगी. कृपा करके जो भी एजेंसीज हैं उनको कह दीजिए कि एक आवाज में भारत की सरकार की तरफ से चेतावनी आए, देश को सजग करें कि कब का अनुमान है. कोई नहीं कह सकता निश्चित तरीके से कितनी गंभीर होगी, कितने लोग इससे संक्रमण से प्रभावित होंगे, ये कोई नहीं बता सकता. जिस तरह से कोई डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट नहीं बता सकता वेरिएंट्स के बारे में. ये सवाल ना मैं आपसे करूंगा कि जो वैक्सीन्स हैं वो क्या बचाएंगी डेल्टा वेरिएंट से, डेल्टा प्लस से, क्योंकि इतना मैं डॉक्टर नहीं हूं, पर इतना विवेक रखता हूं कि यह जवाब किसी के पास नहीं है, विश्व में नहीं है. तो इसलिए प्रश्न हम नहीं मांगे. मुझे सिर्फ एक चीज जरूर कहूंगा कि शायद
अच्छा होगा अगर हम पहली वेव के बाद जो अनुभव आए थे उसके आधार पर हम सचेत रहते और तैयारी करते। ये कोई केवल केंद्र सरकार की बात नहीं, ये भागीदारी की बात है। ये भारत गणराज्य में 30 राज्य भी हैं। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये पार्टनरशिप में होता है केंद्र की सरकारें और राज्यों की सरकारें। चाहे वो लॉकडाउन है, वो तो तहसील तक जाता है, गांव तक चले गए। तो उसके लिए क्या आपके स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स होंगे, किस तरह से हम मिलकर आगे के लिए तैयारी करेंगे, हमको ये बात देखनी पड़ेगी। शायद जो उसको कहते हैं कि थकावट आ गई थी, पहली वेव के बाद there was a fatigue and there was some complacency. Therefore, the administration was not prepared. The fact of the matter is, and we cannot be in denial, like if you are in denial of the treatment or vaccine, you cannot treat the pandemic. But if you are in denial of facts and reality, we cannot prepare for future. This is my request to you, very humbly, that many facilities that were created during the first wave all over the country got deactivated. They were mothballed. We didn't realize the pandemics have a pattern. The second wave will be more severe. Then the third wave will come. Then the fourth will come. And that's why the government must ensure today that the facilities created when we were grappling, the country was overwhelmed, our systems were collapsing across the country. It was so severe that those facilities remain in a state of readiness for the third wave. Similarly, for the oxygen. Sir, this country has made many achievements. We are a space power, we are a nuclear power. We are respected globally for our technological prowess and the institutions that India has. But sir, this is also a fact that we grappled with the oxygen shortage. This is a fact. It's not that effort was not paid. I'm not one of those who denies that. But the oxygen need suddenly skyrocketed. True, industrial oxygen got diverted. We ramped up the facilities. This is, being a global challenge, other countries came to our help. We were not in a position in the month of second half of April and in the month of May to save our people. ये सच्चाई है. इसमें क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसका जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि वायरस टेलीफोन करके नहीं आया था. पर सच्चाई ये है कि भारत की राजधानी के बड़े बड़े अस्पतालों के अंदर मरीज भी मरे, डॉक्टर भी मरे. चाहे वो गंगाराम था, चाहे बत्रा अस्पताल थे. हमारे मित्र यहां पे कई डॉक्टर बैठे, कई विद्वान बैठे हैं. एक दूसरे को ज्ञान देने की बात नहीं है. इस वक्त एकजुटता की बात, एकता की बात. राजनीति होती रहेगी अपनी जगह पे, मानवता को बचाने की लड़ाई चल रही है. पहले उसका सोचे सब लोग मिलकर. आपने क्या कमी करी, हमने क्या कमी करी, उस पे तो तीसरी वेव भी आ जाएगी. कृपा करके अगली वेव की तैयारी की हम बात करें. शायद हम कुछ कर पाए. मंत्री महोदय जब अपना उत्तर दें, वो एक बात जरूर बताएं महोदय कि जो सरकार ने कहा कि हम 162 पीएसए प्लांट ऑक्सीजन के कमीशन कर रहे हैं, कितने हुए? 500 नए पीएसए प्लांट्स are planned to be installed in the hospitals and district headquarters to enhance oxygen generation, and also the PSA plants to be developed by the DRDO. We want a specific answer from the government कि हम कहां तक पहुंचे हैं, कितनी कमी रह गई, कब तक हम उसको पूरा करेंगे, ताकि देश आश्वस्त हो कि अगली बार हमको हमारी तैयारी बेहतर रहेगी और ये कमी हम पे दोबारा नहीं आएगी. अन्य आंकड़ों की बात हुई कि कितने लोग मरे.
मुझे पता है कि हमारे देश के अंदर संस्था है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स। हर राज्य के अंदर सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है। हर जिला के अंदर, हर तहसील के अंदर, हर सब डिवीजन के अंदर डेथ रिकॉर्ड होती है, होगी। देरी होती है पर डेथ तो रिकॉर्ड होगी, क्योंकि जो मृतक हैं उनके परिवारों को डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। और कहीं ना होगा रिकॉर्ड तो गांवों का पंचायतों के पास होता है, शमशान गृह में होता है कि कौन कौन मृतक आया। तो मुझे सरकार से एक बात कहनी है, एक्सेस डेथ्स बहुत रिपोर्ट हुई है। सब जगह लोग अस्पताल नहीं जा पाए, सब जगह पे लोग टेस्ट नहीं करा पाए। तो जो एक्सेस डेथ्स हैं उसमें कोविड की कितनी थी और दूसरी कितनी, उसकी कृपा जानकारी जल्दी मिले देश को, ताकि जो विषय उठा है, क्या कारण है कि हर चीज के लिए नागरिकों को गुहार सुप्रीम कोर्ट में लगानी पड़े। अरे प्रजातंत्र है, चुनी हुई सरकारें हैं केंद्र में और राज्यों में। सरकार तय करे कि कितना मुआवजा देना है, कितनी कॉम्पेंसेशन देनी है। क्यों इंतजार करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आदेश दे? हम सबसे बड़ा जनतंत्र है, हम निर्णय करें। और सरकार से भी यह अपेक्षा, लोग मरे हैं, आपने सारा प्रबंधन एनडीए एक्ट के तहत किया है, कृपा करके इस पे आप गौर करें। माननीय सभापति महोदय, there are many issues, many lessons that we have learned from the severe second wave, and how millions of jobs have been lost, tens of millions lost their daily wages and incomes. Therefore, it's important for us to reflect on the social and economic consequences, the fallout. One lesson has been, besides the oxygen which I just referred, sir, before you came, was about the black marketing of the life-saving medicines. We had the medicines. It's a larger question that how to ensure that whether it is steroids like dexamethasone, methylprednisolone, whether it was remdesivir, a colleague mentioned, which was sold, Ram Gopalji, for 1 lakh a vial, how to ensure that when the next wave comes, the governments, it's not, I'm not saying you. Yes, Government of India must give very clear standard operating protocols and directions because it's being managed through the NDMA Act, and all the states must put in place stringent checks so that life-saving medicines which India produces in abundance is available to the citizens. So one thing which is not being discussed about our children, about our poor, their education. This pandemic has resulted in mental health issues, emotional issues, especially amongst the poor, amongst the women who manage the households, and children. Is there any estimation, sir, which we must have an audit? How many children have fallen out of the education mainstream? How many children who could not attend the virtual classes? We may easily say that we have a notepad or we have other computer instruments, but the internet access, sir, in rural India is only 15%. In urban India it may be 42%, but in the national capital of Delhi, 7 lakh school children did not have any internet access. Now, sir, smartphones, 75% to 80% children in rural India do not have any access. Sir, hundreds have committed suicides. There have been heart-rending stories. Government should create a special fund for such children. Government should also create adequate provision for orphan children, जो बच्चे अनाथ हो गए, जिनके माँ बाप दोनों चले गए. ये करना चाहिए. सर, इस बच्चों से जुड़ी बात है मिड डे मील स्कीम की. स्कूल बंद हैं,
जो गरीबों के बच्चे मिड डे मील स्कीम के लिए आते थे वो तो ना खाना मिलता है ना स्कूल में आते हैं। कितने लोग चाइल्ड लेबर में चले गए। ये जरूरी है कि जिन बच्चों को मिलता था मिड डे मील स्कीम का बेनिफिट, उनके यहां पे ड्राई राशन हर राज्य में, हर जिला में, हर तहसील में पहुंचाए जाएं। देखिए, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, सभापति जी। कोई जवाब दे रहे, बैठ के जवाब देना नहीं और जवाब देने का अवसर भी मिला नहीं आपको। प्लीज सर, दिस इज नॉट द वे। The other matter is pertaining to the migrant labor and workers. Sir, we have about, in India, the total number of migrant people is 43% of the population. More than 10 crore migrant labor and workers are there. In the second wave also, 3.5 crore had to go back. Second wave. So I'll say that second wave, in one way, the trains were running. We didn't have the same scenes as the first wave. But the national database of the migrant labor so that they have access to rations anywhere in the country is yet to be created. I hope though that work is accelerated so that the sooner we have it, the better social protection we give to our poor. So when I refer to, I am not going to go into details that what is the GDP percentage and all that is lost, and we won't go. This House will have a discussion on the economy. But sir, there have been 3 packages that the government has given. These are stimulus packages. Total, what the government claims is 17.1 lakh crore, or 8.7% of India's GDP. So the fact is that the actual fiscal impact or outgo is 2.7 lakh crores. That is 1.4% of the GDP. The rest are credit measures, fiscal measures. अच्छी नीयत से किए हुए हो सकते हैं। अब जिस तरह से रेडी वाला है, खोंचे वाला है, जिसका कारोबार बंद हो गया लॉकडाउन में, और हमारे देश में नहीं दुनिया में 1/3 रेस्टोरेंट्स वगैरह सब बंद हो गए। अब उनको कर्जा लेने के लिए कहो रेडी वाले को, खोंचे वाले को, कहां देगा कर्जा, कैसे देगा, गारंटी बड़ा मुश्किल काम है अगर सरकार भी गारंटी देती है। और उसी तरह की तकलीफ आ रही है जिस तरह हम टूरिस्ट गाइड को देते हैं। अब टूरिज्म बंद है। अभी हरदीप पुरी जी ने कहा कि सारी फ्लाइट्स हमने सबसे पहले काम किया था। जब ना टूरिस्ट आएगा, ना पर्यटक आएगा, ना पर्यटक स्थल खुलेंगे, तो ना टूरिस्ट गाइड किसी को दिखाने के लिए जाएगा, तो वो कर्जा लेके कहां जाएगा? कौन सा कर्जा, किस काम के लिए? कृपा करके इस पे पुनर्विचार करें। एक डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, भारत के पास 600 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। 10 बिलियन अपने देश के लोगों को दे दो, 10 बिलियन तो दे दो, 7 लाख करोड़ से ऊपर बन जाता है, 7.5 लाख करोड़। ये मेरा आपसे आग्रह है भारत की सरकार से, इस पे आप गौर करें, लोगों के हाथ में पैसा दें। ये बहस का विषय नहीं है वैक्सीनेशन। कई सदस्यों ने कहा कि वैक्सीन वैक्सीन वैक्सीन, यस एंड नो, एंड आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू देयर other details also. There can be 2 perspectives. The fact of the matter is that there was a delay in placing firm orders. There was a delay. Other countries, whether it's America, whether it is UK, Germany, they placed firm orders by May last year. We have placed first firm orders only in the month of January this year, and second firm orders last week, which is of 14,500 crores, where we will get 66 crore vaccines. Sir, these are the government of India releases the numbers every day. So these are not Anand Sharma's numbers, government of India statement. I'm repeating what the government says. And let me assure, because a friend gestured, if I give you a number, with all humility, I'll say that cannot be challenged, because that is your government's number. That's not my number. The fact of the matter also is, nobody denies the fact that we are a country with 140 crore population. Therefore, we have to prepare for that. China is 150 crore plus. They have to prepare for that. You can't expect Greece or Turkey to have the same vaccination as Bharat Ganrajya. ठीक है, हमारे यहाँ पे अभी 40 करोड़ का आप आंकड़ा कहते हैं, बिल्कुल ठीक, मैं भी सहमत हूं उससे, पर उसमें से फर्स्ट डोज वाले 32.5 करोड़ है, और सेकंड डोज जिनको दोनों डोज मिल चुकी है वो लगभग 9 करोड़ पे हम पहुंच रहे हैं।
पर जहां तक बड़े देशों की सूची है, अभी हम 9% के आसपास भी नहीं पहुंच पाए हैं। जो ये आंकड़े हैं हर देश के, अब हम ये नहीं कहेंगे कि भाई किस हमारा सबसे आगे पहुंच गया नंबर। प्रश्न ये है कि अभी हमको बहुत काम करना है। उसके लिए क्या रूपरेखा होगी, किसी तरह की कोताही ना हो। सर मैं खत्म करता हूं। उसके लिए दोबारा वो अनुभव ना हो। ये तो नहीं है कि तकलीफ नहीं आएगी, ये नहीं है कि अस्पतालों में लोग नहीं जाएंगे, ये नहीं कि लोगों के परिजन नहीं चले जाएंगे, पर हम तैयारी में रहें थर्ड वेव की। मैं इसलिए कह रहा हूं सर, बिफोर आई कंक्लूड, that only last night I was speaking to one of the key persons who is connected with the management. And I was taken aback. I'm not going to take the name. I cannot. And I was told कि अगर थर्ड वेव आई, तो हमने कहा आपने ये कैसे कह दिया कि अगर सब जगह आ रही है? आपको तो तैयारी रखनी चाहिए, हमको चेताना चाहिए कि आप किसी तरह की ढिलाई मत करिए, तैयारी रखिए, कोविड की एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल जो सारे हैं उनको फॉलो करें। सर हमारा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, वैक्सीन बचाती है, पर ये इन्फेक्शन ना हो ऐसा तो नहीं होता। मेरा अपना अनुभव है, डिस्पाइट बीइंग फुल्ली वैक्सीनेटेड, आई हैड अ ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन, आई वाज इन हॉस्पिटल। एज Sahasrabudhe ji was saying, he was fortunate, that was the first wave. Maybe some of us were less fortunate. We had the Delta, and therefore it was a challenge. We do not wish a situation in this country, sir, before I conclude, to submit before this August House. Make a fresh beginning. All of us need to think. Question is of our people. Question is of our children. Question is of India's economy. Question is of humanity. How do we fight this battle? Let us not have a repeat of what we say कि मैं नहीं तुम, तुम नहीं मैं, ये देश ना तुम्हारा ना हमारा, हम सबका। इसको ऐसा ही मान के चले, ये सबका है। और इसलिए आपसे ये आग्रह है कि जो हमने अनुभव किया है पहली दो वेव का, उसके आधार पर हम तैयारी रखें। ये देश के हित में होगा और हम दुनिया को दिखा सकें कि भारतवर्ष तैयार है इस चुनौती के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।